तारीख थी 22 अप्रैल, दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। शायद प्रकृति को पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ अजीब होने वाला है। तभी तो हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रकृति चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज पेड़ पौधे भी आंसू बहा रहे हो। यही नहीं, रोजाना कलरव करने वाले पक्षी आज किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। बाबा भोलेनाथ की तीसरी आंख शायद आज अपनी निंद्रा में मस्त थी। असल में यह बात हो रही है जम्मू कश्मीर के स्वर्ग यानी पहलगाम की। दोस्तों, आप देख रहे हो यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मास्टर महिपाल। ये कहानी उस जांबाज की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यदि आप सच्चे देशभक्त हो तो इस वीडियो के कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं उस पहलगाम की वादियों में। आखिर उस 10 मिनट में क्या क्या हो रहा था। उस दिन हर तरफ पर्यटक ही पर्यटक नजर आ रहे थे। कोई अपनी बीबी के साथ सुकून के पल जी रहा था तो कोई अपने बच्चों से अठखेलियां कर रहा था। वाकई उस दिन का नजारा अपना एक अलग ही माहौल बना रहा था। पहलगाम से करीब थोड़ी ही दूरी पर बैसरन की वादियां सबका स्वागत कर रही थीं। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था। किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पल में सब कुछ बदलने वाला है। आखिर ऐसे बुरे ख्वाब आते ही कैसे। पिछले 4-5 सालों से कश्मीर काफी बदल सा गया था, मगर वे दरिंदे दबे पैरों से लगातार आगे बढ़ रहे थे। मौत का तांडव उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। धीरे धीरे उनके कदम हवा से बातें करने लगे। दूसरी तरफ अनजान कश्मीरी लोग पर्यटकों को उनकी पसंद के व्यंजन परोस रहे थे। तभी वहां मौजूद एक कपल अपनी बातों में मशगूल था। हाथों की मेहंदी यह बयां कर रही थी कि यह जोड़ा अभी अभी शादी करके आया है, मगर उन्हें क्या पता कि यहाँ का मंजर खौफनाक होने वाला है। असल में ये जोड़ा करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और हिमांशी थे, जो अभी अभी पहलगाम से चलकर इस खूबसूरत बैसरन की वादियों में आ पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि आज बैसरन की वादियों में जहर घुलने वाला है। दिन के करीब 2:30 बज रहे थे। लेफ्टिनेंट विनय हिमांशी के लिए भेलपुरी लेकर आ रहे थे। आसपास भी काफी पर्यटक अपने परिवारों के साथ आए हुए थे। सभी लोग बेहद खुश थे, मगर अगला ही पल बेहद भयानक होने वाला था। करीब 4-5 लोग जो सेना की वर्दी में थे, धीरे धीरे पर्यटकों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हथियारों से लैस अचानक आ धमके। उन्हें देखकर पर्यटक हैरान नहीं हुए थे, क्योंकि अक्सर यहाँ पर फौजी लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि फौजी लोग पर्यटकों से काफी दूरी बनाकर चलते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार का खलल ना पहुंचे, मगर ये लोग तो पूरे कैंप को घेर रहे थे। सबकी उम्र भी करीब एक सी थी। यही कोई 22-23 साल के नौजवान लड़के थे। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी बीवी से बातें कर ही रहे थे कि अचानक चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई थी। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि आखिर हमारे जवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। असल में ये आतंकी थे और उन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी। उन लड़कों के हाव भाव और बंदूक के चलाने का तरीका ये बयां कर रहा था कि वे बेहद प्रशिक्षित थे। अचानक सेना की वर्दी में आए ये लोग पर्यटकों पर टूट पड़ते हैं और सबका एक ही सवाल था कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। जिन्होंने मुस्लिम बताया उन्हें छोड़ दिया गया और जिन पर डाउट हुआ उन्हें कलमा पढ़ने के लिए बोला गया और जो कलमा नहीं सुना पाए उन्हें मौत की नींद सुला दिया। बैसरन की घाटियों में हड़कंप सा मच गया था। सभी पर्यटक चिंतित थे कि आखिर आज उन्हें धर्म के बारे में क्यों पूछा जा रहा है। हमारे ही जवान हमसे इस तरह बदसलूकी क्यों कर रहे हैं। तभी लेफ्टिनेंट विनय पीछे मुड़ते हैं तो देखा कि उनके एकदम पीछे वही सेना की वर्दी वाला व्यक्ति खड़ा था। विनय संभलता उससे पहले ही वह व्यक्ति चिल्लाया कि ये तो हिंदू है, ये तो हिंदू है, और अगले ही पल उस व्यक्ति ने करीब 3 गोलियां विनय के सीने में उतार दी। असल में ये लोग सेना की वर्दी में आतंकी थे और मजहब के नाम पर सैलानियों के छीने में गोली मार रहे थे। लेफ्टिनेंट विनय को बोलने का मौका तक नहीं दिया था। पास ही खड़ी उनकी पत्नी हिमांशी ये देखकर बार बार यही पूछ रही थी कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। हमारी तो अभी अभी शादी हुई है। मगर आतंकी का एक ही जवाब था,
आप यहां से चले जाएं। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह 22 अप्रैल की। इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा था कि आखिर कैसे मुहज्जब के नाम पर आतंकियों ने कई सुहागनों का सिंदूर उजाड़ दिया था। विनय जमीन पर गिर पड़े हैं और पास ही में हिमांशी अपने पति विनय को गमगीन आंखों से निहार रही थी। और दूसरी तरफ यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर करीब 7 दिन पुरानी है, यानी 19 अप्रैल की। इसी दिन लेफ्टिनेंट विनय और हिमांशी की शादी हुई थी। दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे, मगर यह खुशी आज गम में बदल सी गई थी। असल में दोनों शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए यूरोप जाने वाले थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मगर किसी कारणवश यूरोप का वीजा उन्हें नहीं मिल पाया और फिर उन्होंने तय किया कि कश्मीर की वादियों में ही घूम कर आ जाते हैं। मगर उन्हें क्या पता था कि वहां का खौफनाक मंजर उन्हें वापस लौटने नहीं देगा। लेफ्टिनेंट विनय और उनकी पत्नी हिमांशी की कहानी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक जांबाज को समर्पित है, जिसने कभी हार नहीं मानी थी। लेफ्टिनेंट विनय बेहद जांबाज थे। स्कूल के दिनों से लेकर आज तक के उनके किस्से बेहद वायरल हो रहे हैं। विनय शुरू से ही बेहद मेहनती था। रात दिन एक ही जुनून था कि मुझे आर्मी में जाना है। असल में उनका परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ था। विनय के परिवार में काफी लोग आर्मी में थे, यहां तक कि उनके दादा और नाना भी आर्मी में सेवा दे चुके थे। उन्होंने तो अंग्रेजों से भी लड़ाइयां लड़ी थीं, तो फिर भला विनय पीछे कैसे हटता। और फिर लग गया रात दिन एक करने में। विनय नरवाल मूल रूप से करनाल के भुसली गांव के रहने वाले थे। गांव में बड़े ही ठाठ बांट से रहते थे। आखिर हरियाणा के लोगों को कौन नहीं जानता। गाय भैंस का दूध पीते और कद काठी में तो किसी का मुकाबला नहीं था। विनय की शुरुआती स्कूलिंग करनाल के संत कबीर स्कूल से हुई थी। उनके साथ उनकी छोटी बहन सृष्टि का दाखिला भी नर्सरी में करवा दिया था। दोनों भाई बहनों में बेहद प्रेम था। साथ में आना, साथ में जाना, यह उनका रूटीन बन चुका था। और फिर विनय ने दिल्ली से बीटेक पूरा किया था और फिर विनय सीडीएस की परीक्षा तैयारी में जुट गए। लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद आखिर वे सिलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन यह विनय को स्वीकार नहीं था। उनका परिवार आर्मी बैकग्राउंड से था और उनके खून में भी देश सेवा का जज्बा था। और फिर दोबारा जी जान लगाकर सीमा सुरक्षा बल की तैयारी में जुट गए। और फिर कड़ी मेहनत का यह परिणाम हुआ कि करीब 3 साल पहले उनका चयन नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर हो गया था और वर्तमान में केरल के कोच्चि में ड्यूटी पर तैनात थे। असल में आप यकीन नहीं करोगे कि नेवी को ज्वाइन करने से पहले विनय का वजन 128 किलोग्राम था और फिर नेवी का सपना सच करने के लिए उन्होंने 50 किलोग्राम वजन घटाया था। ऐसे जुनूनी लोगों को बार बार सलाम। और विनय के पिता राजेश कुमार कस्टम विभाग पानीपत में अभी सेवा दे रहे हैं। विनय के दादा हवा सिंह जी 2004 में हरियाणा पुलिस से रिटायर हुए थे और उनके घर में मां आशा देवी और दादी वीरू देवी घर का कामकाज देखते हैं। विनय की छोटी बहन सृष्टि इन दिनों दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। जब उन्हें आतंकी हमले की खबर हुई तो वह अंदर ही अंदर टूट सी गई थी। वह सब याद आ गया जो बचपन में हुआ करता था। वो भाई बहन का प्यार, लड़ना झगड़ना, राखी का त्योहार, एकदम सब कुछ ताजा हो गया था। मगर अब उनकी केवल यादों का ही सहारा था। जब लेफ्टिनेंट विनय की अंतिम विदाई हो रही थी तो उनकी पत्नी हिमांशी बेहद भावुक हो गई थी। वह बार बार विनय के चेहरे को निहार रही थी। जब अंतिम समय में लोगों ने हिमांशी को हटाने का प्रयास किया तो वह रो ही पड़ी और बोली, मुझे विनय को प्यार करने दो। और फिर करीब 6 बार उनके चेहरे को चूमा। असल में यह उनकी अंतिम विदाई थी। 16 अप्रैल को शादी का होना और 22 अप्रैल को सब कुछ उजड़ जाना। कुदरत का यह न्याय बेबुनियाद था। हर किसी की आंखें नम थीं। सबको यही लग रहा था कि हमारे परिवार का ही कोई सदस्य गहरी नींद में सो गया हो। यह बहादुर हिमांशी ही थी जिसने पूरी दुनिया को बताया था कि आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर ही लोगों को गोलियां मारी थीं। वह दृश्य याद करके हिमांशी आज भी रातों में जग जाती है। हिमांशी बेहद बहादुर थी। जब उस घाटी में उनके पति को गोली मारी थी तो बहादुर हिमांशी ने आतंकियों से प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी।
ये सब क्यों कर रहे हो? हमारी तो अभी अभी शादी हुई है। तुमने मेरे पति को क्यों मार दिया? लेकिन वह मजबूर और बेबस थी। आखिर वो कर भी तो क्या सकती थी? अंतिम दर्शन में जब नेता लोग भी शामिल हुए थे, तो फिर हिमांशी का भी एक ही जवाब था। उनका कहना था कि जिन्होंने मेरे पति की जान ली है, मैं उन दहशतगर्दों की आंखों में दहशत देखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वे गिड़गिड़ाकर जिंदगी की भीख मांगे, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। मैं उन आतंकियों से आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहती हूं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि आखिर हमारा कसूर क्या था? आखिर उन्होंने निहत्थे लोगों की जान क्यों ली थी? मेरी सरकार से अपील है कि वे आतंकियों को मारने से पहले मेरे सामने लाया जाए। असल में 1 मई को विनय का जन्मदिन था। इस टूर के बाद उनके पेरेंट्स विनय को एक बड़ी पार्टी देने वाले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जन्मदिन से पहले ही ऐसी बुरी खबर का सामना करना पड़ेगा। हर कोई इस बात से दुखी था कि महज 7 दिन में ही विनय सबको अलविदा कह देगा। 28 मार्च को ही विनय शादी के लिए छुट्टी लेकर आए थे और 16 अप्रैल को मसूरी में उनकी शादी हुई थी और फिर 19 तारीख को करनाल में एक शानदार भोज रखा गया था। उनकी बहन सृष्टि का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार यही कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। जिन्होंने मेरे भाई को मारा है, मैं उन्हें मुर्दा देखना चाहती हूँ। मुझे बदला चाहिए। विनय का परिवार वर्तमान में करनाल के 7 सेक्टर में रह रहा था। 23 अप्रैल को जब उनका पार्थिव शरीर आया तो हजारों की आंखें नम हो गई थीं। हर कोई उन्हें नम आंखों से सैल्यूट कर रहा था और फिर उनके पिता और भाई उनकी अस्थियों लेकर हरिद्वार पहुंचे थे और फिर हर की पैड़ी पर विधि विधान से अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया था। वे अपने कलेजे के टुकड़े को दूर जाते हुए देख रहे थे। यह दर्द और पीड़ा आज पूरे हिंदुस्तान को है। हर भारतीय, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई इस कायराना हमले की निंदा करता है। मगर हम सबको एक बात सीख जरूर लेनी है। सच्चाई यह है कि अब तक हम आतंकियों का मकसद समझ नहीं पाए हैं। उनका संदेश हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जबकि उनका मकसद एकदम साफ था। जैसे ही कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, तो फिर आतंकी बौखला गए थे। तब से ही वे कोई ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। कश्मीरी जनता अब आतंकियों के चंगुल से कोसों दूर थी। कश्मीर की वादियों में पर्यटक बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। कश्मीरी लोगों को रोजगार के साथ साथ सम्मान भी मिल रहा था। तो फिर भला उन्हें क्या तकलीफ थी? मगर यह मंजर आतंकियों को कतई मंजूर नहीं था। तभी तो मजहब का नाम लेकर एक अजीब तरह का खेल खेला गया, ताकि कश्मीरी जनता में वे संदेश देना चाहते हैं कि वे अब भी उनके साथ हैं। मगर कश्मीरी जनता को यह खूनी खेल पसंद नहीं आया। वे उनके मंसूबों को समझ गए हैं। दूसरी तरफ उनका प्लान यह भी था कि इस तरह धर्म के नाम पर गोली मारेंगे तो फिर पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मच जाएगी। लोग मजहब के नाम पर लड़ने लगेंगे और फिर गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। मगर हिंदुस्तान की जनता ने भी ऐसी किसी घटना को अंजाम न देकर आतंकियों के मुंह पर तमाशा जड़ दिया। हिंदुस्तान की जनता ने बता दिया कि ऐसे मंसूबे उनके कभी पूरे नहीं होंगे, बल्कि हिंदू मुस्लिम में और भी प्यार बढ़ेगा और फिर आतंकियों के सफाए में वे दोनों कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे। हम लेफ्टिनेंट विनय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से विनती करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। जय हिंद, वंदे मातरम।